अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 8 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट भी सॉल्व करना है। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है और आपने इसको मैट्रिसेस मेथड के ज़रिए भी सॉल्व करना है और आपने इसको क्रैमर रूल्स के ज़रिए भी सॉल्व करना है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। फर्स्ट हमने क्रैमर रूल के ज़रिए इसको सॉल्व किया है, फिर हमने इसको मैट्रिसेस मेथड के ज़रिए सॉल्व किया है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, इसको आपने क्रैमर रूल के ज़रिए भी सॉल्व करना है और मैट्रिसेस मेथड के ज़रिए भी सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि आपके पास एक नई चीज़ है कि फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू है, यहाँ पे आपके पास जेड की वैल्यू नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में देखें तो आपके पास एक्स और जेड की वैल्यू है लेकिन वाई की वैल्यू नहीं है। थर्ड इक्वेशन में अगर आप नोट करें तो आपके पास वाई और जेड की वैल्यू है लेकिन इसमें एक्स की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इस सूरत में आपको किस तरीके से अपना मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा। देखें कि सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू को लिखते हैं, एक्स की, फिर हम लिखते हैं वाई की और फिर हम लिखते हैं जेड की, तो फिर हमारा मैट्रिक्स क्रिएट होता है। ठीक है, आप देखें कि फर्स्ट इक्वेशन में इस इक्वेशन में नोट करें कि फर्स्ट आपके एक्स की वैल्यू के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी हो, तो इट्स मीन एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी हो, तो मीन यहाँ पे क्या 1, तो यानी कि एक्स की वैल्यू तो गिवन है, वो है 1। वाई की वैल्यू के साथ वाई के साथ कोई साइन कोई वैल्यू नहीं लिखी हो, तो मतलब यहाँ पे क्या 1। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू नहीं गिवन, तो एक दफ़ा इसको इग्नोर कर दें। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे क्या एक्स की वैल्यू के साथ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे एक्स के नीचे 2 और यहाँ पे आपके पास जेड है। ठीक है, जेड के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें यहाँ पे है 1, तो जेड और उसके साथ माइनस भी है, तो जेड की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी -1। इस इक्वेशन में आपके पास वाई की वैल्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे आपके पास वाई की वैल्यू है 2 और उसके बाद जेड की वैल्यू देखें तो यहाँ पे हमारे पास जेड की वैल्यू है 3। इसमें आपके पास एक्स की वैल्यू नहीं है, तो इस सूरत में आपने यहाँ पे जेड की जगह पे 0 लिखना है और यहाँ पे वाई की वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे भी आपने 0 लिखना है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे भी आपने 0 लिखना है। ठीक है, तो इन तीनों जगह पे आपने 0 लिखना है, फिर आपका मैट्रिक्स क्रिएट होगा। आपने इनकी जगह खाली नहीं छोड़नी। ठीक है, आपने यहाँ पे 0 लिखना है। अब आपके पास ए का मैट्रिक्स क्रिएट होगा, इसमें हम कौन से अपने वेरिएबल लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जेड। और बी मैट्रिक्स में आपको पता है हम इक्वल टू के साइड वाली वैल्यूज़ को लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे हमारे पास क्या है -1। अब आपने इसको जिस मर्जी मेथड से पहले सॉल्व करना चाहते हैं उस मेथड से सॉल्व कर लें। ठीक है, अब फर्स्ट हम इसी क्वेश्चन को पहले क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल के ज़रिए अगर हमने सॉल्व करना हो तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने अपने मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। मेन मैट्रिक्स यहाँ पे हमारा क्या है ए, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब सबसे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको ये पहले फार्मूला लिखना पड़ता है, आपने ये फार्मूला लिखना है, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहाँ पे क्या 1 और 1, तो ये ऐड होके 2, 1 और 2 को ऐड करें तो 3, 1 और 4 को ऐड करें तो 4। इसका क्या मतलब है, पहली रो पहले कॉलम को इग्नोर कर दें, दूसरी रो दूसरे कॉलम को इग्नोर कर दें, तीसरी रो तीसरे कॉलम को इग्नोर करने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उसका आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, तो यानी कि अब देखिए मैंने दोबारा से यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दिया है। ठीक है, एक दफ़ा मैं इसे कंफर्म कर लूँ। अब इसका क्या मतलब है, पहली रो पहले कॉलम को इग्नोर कर दें, ये पहली रो है और ये पहला कॉलम है, इसको इग्नोर करने के बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हैं 0, यहाँ पे आप लिख दें 0, -1, 2, -3। फिर हमारे पास 1 और 2 है, यानी कि पहली रो दूसरे कॉलम को इग्नोर करने के बाद 2, 0, -1, -3। उसके बाद पहली रो और तीसरे कॉलम को इग्नोर करने के बाद हमारे पास क्या है 2, 0, 0, 2, तो यहाँ पे लिख दें 2, 0, 0, 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। -3 को 0 से यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, इसको सॉल्व किया तो -1, इसको सॉल्व किया तो 1। ठीक हो गया, अब इसको फर्दर सॉल्व करते जाएं। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, डिटर्मिनेंट का -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है -2, और इसको 2 में माइनस माइनस का होता है प्लस, 0 में 2 को ऐड कर दें तो आपके पास 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2। उसके बाद देखें 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -6, डिटर्मिनेंट का माइनस, और -1 को
मल्टीप्लाई करें 0 के साथ तो आपके पास आता है 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, और इसको आपस में सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करने से आपके पास क्या आ जाएंगे, इनके कोफैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, देखेंगे ये आपके पास कोफैक्टर आ जाएगा 2, 6 और 4, और इसको फार्मूला में लिखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये जो आपने कोफैक्टर फाइंड किए हैं, इसकी आपको पता है कि जो हमारे पास मेन मैट्रिक्स होते हैं, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये कैपिटल A11 की होती है, ये कैपिटल A12 की, ये कैपिटल A13 की। तो ये 3 वैल्यूज़ तो वहाँ से आपके पास आ जाती हैं, और ये जो कोफैक्टर्स आपने फाइंड किए फार्मूला में पुट करके अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ए का डिटर्मिनेंट आता है, ए का डिटर्मिनेंट का आंसर आता है 8। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको ये फार्मूला भी लिखना पड़ना है, और सबसे पहले आपने इस तरीके से एक्स का जो मैट्रिक्स आपने खुद क्रिएट करना है, उस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लेना है, और उस डिटर्मिनेंट को आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब इसका एक्स का मैट्रिक्स नहीं है आपके पास, एक्स का मैट्रिक्स आपने खुद क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले हम एक्स वाली वैल्यूज़ लिखते हैं, फिर वाई वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर जेड वाली वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो एक्स के ओरिजिनल मैट्रिक्स वाले एलिमेंट्स आपने नहीं लिखने हैं, बल्कि जो इसकी जगह आपने छोड़ देने हैं। ठीक है, इसकी जगह पे आपने बी मैट्रिक्स वाले एलिमेंट लिखने हैं, और बाकी वाई और जेड जो आप वैल्यूज़ अभी फाइंड नहीं कर रहे, उनके आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स वाले ही एलिमेंट्स लिखने हैं। ओरिजिनल मैट्रिक्स वाले जो आपने ए मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे इनके एलिमेंट्स गिवन है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 0, -1, -3, और इसकी जगह पे बी मैट्रिक्स वाले डिटर्मिनेंट लिखेंगे, और बी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट है 2, 1, -1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 1 और फिर है -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। तो ये कौन से एलिमेंट्स थे, जो बी मैट्रिक्स से के थे, और ये वो वाले एलिमेंट हैं जो ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर गिवन थे। अब आपने एक्स मैट्रिक का डिटर्मिनेंट लिखना है, तो ये और ये वैल्यूज़ तो आपके पास कैपिटल X11 की, कैपिटल X12 की, कैपिटल X13 की गिवन है, और ये इनकी वैल्यूज़ आपने खुद फाइंड करनी है। ठीक है, उसी मेथड के अकॉर्डिंग करना है कि पहले आपने ये कर लेना है, 1 को 1 में ऐड किया तो यहाँ पे 2, और इसका क्या मतलब है कि पहली रो और पहले कॉलम को इग्नोर कर दें, तो पहली रो पहले कॉलम को इग्नोर करने के बाद रिमेनिंग रह जाएगा ये। ठीक है, अब इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 1 को ये इसको -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1, और -3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, डिटर्मिनेंट का -2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -2, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आता है, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आता है 2, और यहाँ पे बाहर क्या 1, और इनको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आता है 2। ठीक है, यानी कि स्मॉल x11 का कोफैक्टर क्या आता है 2। ठीक है, इस तरीके से आपने x12 का भी कोफैक्टर फाइंड करना है, x13 का भी कोफैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपने लिख देने हैं कि इसका क्या मतलब है, पहली रो 2 को छोड़ दें, पहली रो दूसरे कॉलम को छोड़ दें, रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख दें, पहली रो तीसरे कॉलम को छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख दें। ठीक है, अब इन दो को ऐड किया तो 3, और इन दोनों को ऐड किया तो 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आता है -1, और इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आता है 1। ठीक है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3, यहाँ पे -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, और -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, डिटर्मिनेंट का माइनस, और इनको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इनके कोफैक्टर्स आ जाएंगे। अब देखें कि अगर आप इनके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे ना, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आएगा। अब आपने इसके 3 कोफैक्टर फाइंड करने थे, तीनों कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब उसको इन तीनों कोफैक्टर्स को फार्मूला में लिख दें। ठीक है, x11 का आंसर यहाँ पे क्या है 2, और इसका कोफैक्टर यहाँ पे क्या है 2, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू है, यहाँ पे सिंपल 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये y की वैल्यू क्या है 1, और इसका कोफैक्टर फाइंड किया तो आंसर आया 4। z की वैल्यू क्या है 2, और इसका कोफैक्टर फाइंड किया है 2। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लें। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x का डिटर्मिनेंट। ठीक है,
तो आप इसको अगर इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। x का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या, 8। अब यहाँ पे x का डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व कर लिया। x का डिटर्मिनेंट लेने से आपके पास क्या आंसर आया, 8। और ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखें तो उससे भी आपके पास क्या है, 8। अब 8 और 8 यानी कि दोनों डिटर्मिनेंट यानी कि x का भी क्या है डिटर्मिनेंट 8 और ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी कि a का भी डिटर्मिनेंट क्या, 8। और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 यानी कि x इक्वल टू 1। x की वैल्यू फाइंड हो गई है, ठीक है। x इक्वल टू 1 हो गया। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की और z की। बिल्कुल सेम इस तरीके से पहले आपने y का मैट्रिक्स क्रिएट करना है। जब आपके पास y का मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा फिर आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब देखें कि अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो y के एलिमेंट्स वाली जगह छोड़ के x के और z के ओरिजिनल मैट्रिक्स वाले एलिमेंट्स लिखने हैं और y की जगह पे b मैट्रिक्स वाले एलिमेंट लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 और यहाँ पे -1। अब इसका नीचे क्या आएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो 8 है और y का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कोफैक्टर मेथड के ज़रिए। यहाँ पे पहले उसका फार्मूला लिखना है, उसके बाद उसके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब देखें कि आपने इस तरीके से सारा लिखना है। स्मॉल y11 का कोफैक्टर है -4, फिर है आपके पास 6 और फिर आपने कोफैक्टर फाइंड करना है तो उससे आपके पास आंसर आ जाएगा -2। तो ये 3 कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को आपने फार्मूला में लिखना है। अब देखें कि ये वैल्यू हमारे पास क्या, कैपिटल Y11 की, कैपिटल Y12 की, कैपिटल Y13 की। कैपिटल Y11 का आंसर वैल्यू है 1 और कोफैक्टर है -4, फिर प्लस इसकी वैल्यू है 2, कोफैक्टर है 6, इसकी वैल्यू है 0 और कोफैक्टर है -2। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास इसको सॉल्व करें तो आपके पास y का डिटर्मिनेंट आता है 8। अब यहाँ पे y का डिटर्मिनेंट आपने लिखना है। y का डिटर्मिनेंट है 8 और ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या था, 8। तो यहाँ पे 8 और 8 को अगर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आता है 1 यानी कि y का आंसर क्या है, y इक्वल टू 1। इसी तरीके से अब आपने z का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब देखें कि आपने z की वैल्यू को फाइंड करना है ना। z की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 8 और उसके बाद आपको z का डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे x की ओरिजिनल एलिमेंट्स वाली वैल्यू, y की ओरिजिनल एलिमेंट्स वाली वैल्यू और z की जगह आपने b मैट्रिक्स वाली वैल्यूज़ लिखनी है, 2 1 -1 और यहाँ पे आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स वाली वैल्यूज़ लिख देनी है। अब आपने z का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। z का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए, इन दो को ऐड किया तो 2। अब देखेंगे ये आपके पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -2। अब देखें 0 में से 2 को माइनस करें, ठीक है। अब देखें कि आपने इसको पूरा सॉल्व कर लेना है तो आपके पास 3 कोफैक्टर्स आ जाएंगे। पहला कोफैक्टर है -2, फिर 2 और 4। अब इन तीनों कोफैक्टर्स को आपने अपने फार्मूला में लिख देना है। फर्स्ट वैल्यू हमारी कौन सी होती है, Z11 की, फिर Z12 की और फिर Z13 की, ठीक है। अब आपने क्या देखें, Z11 की वैल्यू क्या है, 1 और इसका कोफैक्टर है -2, फिर प्लस का साइन, फिर Z12 की वैल्यू हमारे पास है 1, कोफैक्टर है 2, फिर प्लस का साइन, Z13 की वैल्यू क्या है 2 और कोफैक्टर क्या है इसका 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास z का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब z का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो z का डिटर्मिनेंट लेने से भी आपके पास आंसर आता है 8, ठीक है। अब यहाँ पे z का डिटर्मिनेंट क्या है, 8 और मेन मैट्रिक्स जो कि 8 था, 8 का a का डिटर्मिनेंट लिया था उससे भी आंसर था 8। तो 8 और 8 को आपस में डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आता है 1। तो नीचे आपने यहाँ पे लिखना है 10 x इक्वल टू 1। x से आंसर क्या है 1 और y से आंसर क्या है y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1।